आप सभी का साहित्य संवाद के इस कार्यक्रम में स्वागत और अभिनंदन है। आज यहाँ हम सभी उपस्थित हुए हैं भारत के दो महान रत्न, जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया, नानाजी देशमुख, जो भारतीय जो एक सामाजिक दृष्टि है उसके प्रणेता रहे हैं नानाजी देशमुख, और छात्र आंदोलन को लेकर के जिनको हम सभी जानते हैं जयप्रकाश नारायण। तो भारत के ऐसे दो रत्न जिनका जन्म 11 अक्टूबर है, उनके जन्म दिवस के पूर्व संध्या पर हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले यहाँ हम सभी ने पुष्पांजलि अर्पित कर दोनों भारत के नायक को याद किया। आज का दिन हमारे भारत के मशहूर उद्योगपति एवं टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन हमारे बीच नहीं रहे। हम सभी से आग्रह करेंगे कि 2 मिनट मौन श्रद्धांजलि देकर उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। ओम शांति शांति शांति। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अमित प्रभाकर भैया को आमंत्रित करते हैं कि वो आएं और आज के हमारे दोनों प्रणेता, जिनमें जयप्रकाश नारायण पे वो अपनी बात रखेंगे। मैं सीधे अब आमंत्रित करता हूं अमित प्रभाकर भैया को। सबसे पहले दोनों विभूतियों की जयंती की पूर्व संध्या पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। आप सभी को उनकी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण पर अपनी बात रखूंगा। जयप्रकाश नारायण का जो राजनीतिक उनका एक जीवन संसार जो रहा वो बहुत व्यापक और विस्तृत है। राजनीतिक संसार ही नहीं, कहें कि उनकी जो वैचारिक यात्रा है, जो उनके जीवन की संघर्ष की यात्रा है, वो सब बहुत उनकी एक तरह से कहें कि उनका जीवन ही पूरा समंदर की तरह लगता है। जितने मोती आप निकालें, जितने मणि आप खोजें, कम ही पड़ेंगे। और आज के समय में इस तरह की विभूतियों को याद करना, खासकर जयप्रकाश नारायण जैसे विभूति को, बहुत बड़ी बात है, विलक्षण बात है और देश और समाज की यह परम आवश्यकता है। जयप्रकाश नारायण का जन्म हम सब जानते हैं सिताब दियारा गांव में हुआ था, बिहार के। 1902 से लेकर के 1979 ईस्वी तक उनकी एक कहें कि पूरा उनका जीवन संसार है। वह इस जीवन संसार की झांकियाँ एक तरह से मैं कई राजनीतिक, सामाजिक जीवन संघर्ष, तमाम जो उनके कई शेड्स हैं, उनसे एक तरह से हम लोग सभी अभी उनकी यात्रा करेंगे। जयप्रकाश नारायण कई भाषा के जानकार थे। फ्रेंच आती थी, जर्मनी आती थी, अंग्रेजी आती थी। उनके जीवन संघर्ष का एक कहें कि बहुत ही कठिन योद्धा का जो काम होता है उस तरह का काम था। उनके जीवन में पूरी जीवन उन्होंने जिस तरह से जिया वह किसी योद्धा से कम नहीं था। आप देखें कि जब उन्होंने पढ़ाई की
छात्र जीवन में बहुत सारे संघर्ष उन्होंने झेला। होटल में काम करते थे, बर्तन धोते थे जयप्रकाश नारायण। बहुत सारी चीज़ें जो नहीं कर सकते हैं आज हम छात्र, उस तरह की संघर्ष यात्रा रही उनकी। इससे हम सबको सीख लेनी चाहिए कि आज सब कुछ उपलब्ध है, हम वाईफाई से लेकर सब कुछ चला रहे हैं, और फिर भी हमारा जो एक संघर्ष है जीवन का, या हम छात्र का अध्ययन का जो संसार है, वह धीरे धीरे सिमटता जा रहा है। हम सभी सीखते आ रहे हैं। हर समय में, हर जयंती के अवसर पर, चाहे वो किसी तरह का अवसर हो, हम उन्हें याद करने के बहाने हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए जब वो जा रहे थे विदेश, तो अपनी पत्नी 1922 में अपनी पत्नी को उन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ दिया। यहाँ यह है कि देखिए अपनी पत्नी के प्रति देखिए क्या चिंता है उनकी। अक्सर तो घर छोड़ने की बात होती है तो किसी ने पत्नी को छोड़ करके ही बहुत बड़े, मतलब पूरा इतिहास परंपरा रही है हमारे यहाँ। मैं यहाँ यह बता रहा हूँ कि उन्होंने पत्नी को साबरमती आश्रम में छोड़ा, और वहाँ जो आश्रम में पढ़ाई लिखाई या जो भी चल रहा था, जिस तरह की दिनचर्या थी, उससे जुड़ी रही। यानी एक पूरी मनुष्यता में एक जो आधी आबादी कहते हैं स्त्री, उसका भी कितना ध्यान वो दाम्पत्य जीवन के दौरान निभा रहे थे। यह विलक्षणता है उनके व्यक्तित्व की विलक्षणता है। देखिए इसके बाद उन्होंने समाजशास्त्र से एमए किया, सब लोग जानते हैं। उनकी पीएचडी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से पूरी नहीं हुई। जब वो उनका थीसिस लेखन का कार्य चल रहा था तो अधूरा शोध प्रबंध लेखन उनका रह गया। वो पूरी थीसिस छोड़ करके भारत लौट आए। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक पीएचडी करने का एक उद्देश्य या उस समय का जो एक समय है, याद करें कि हर छात्र चाहता है कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूं, और तब क्या कैसी ज़रूरत थी, क्या कैसा ये देश प्रेम था जिस कारण राम मनोहर लोहिया अपनी पीएचडी छोड़कर लौट आए, भारत लौट आए। उनके युवा काल में बहुत सारी कहें कि एक तरह से जो पूरा माहौल ही था, मार्क्सवादी विचारधारा का प्रभाव था। हम सभी जानते हैं कि चाहे वो सहजानंद सरस्वती हो, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, चाहे राम मनोहर लोहिया की बात कर ही रहा हूँ, सबके युवा काल में गांधी भी मार्क्स की जो मानवता की बात थी उसे स्वीकार करते थे। तो यह हमारी परंपरा रही एक तरह से याद करने की कि जीवन के जो युवा काल थे उनके जीवन के तमाम विभूतियों के उन पर मार्क्सवाद का असर रहा। उस समय याद करें 1917 रूसी क्रांति का वो समय था, उन सब का व्यापक प्रभाव था जयप्रकाश नारायण के जीवन पर। 1929 में भारत लौट आए। उन्होंने यह महसूस किया भारत आने के बाद कि देश में, खासकर हमारे भारत देश की जो दो बड़ी समस्याएं हैं, एक निर्धनता और दूसरी असमानता। उन्होंने गरीबी खुद झेली। मैंने कहा किस तरह से बर्तन धोते थे, होटल में काम करते थे, बुजर खाना तक में काम किया उन्होंने, बर्तन धोए। बहुत विराट संघर्ष है यह छात्र जीवन का। तो हर बड़े जिनका कहते हैं कि अज्ञे की पंक्ति याद आ रही है कि दुख सबको मांझता है, यानी यह संघर्ष की परंपरा रही है। बिना जीवन संघर्ष का कोई बड़ा आदमी नहीं होता है, बड़ा लेखक नहीं होता है, बड़ा चिंतक नहीं होता है, बड़ा रचनाकार नहीं होता है। जो भी हमारे विभूति रहे हैं सबके जीवन में किसी न किसी तरह का संघर्ष रहा है। सन 1929 में जब देश के जो प्रथम प्रधानमंत्री हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू,
1929 में जब जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर झंडोत्तोलन सबसे पहले माना जाता है कि वहाँ झंडोत्तोलन हुआ, उस समय जयप्रकाश नारायण भी थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए नेहरू से। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी घनिष्ठ मित्रता थी। नेहरू बहुत पसंद करते थे उन्हें, उनकी विलक्षण प्रतिभा के कायल थे नेहरू। तो यह भी एक जीवन यात्रा का पड़ाव है, तमाम पड़ाव हम उससे गुजर रहे हैं। बनारस में जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस का जो आंदोलन था, एक तरह से समाजवादी आंदोलन कहें, कांग्रेस का जो संघर्ष था आरंभिक ही, उस समय कांग्रेस से जुड़े वो और उसके साथ रहकर कई सारे कार्य किए, महान कार्य किए, क्रांतियाँ एक तरह से की उन्होंने। जब कांग्रेस से जुड़े थे तो भूमिगत रह कर के कई सारे कार्य कर रहे थे देश की आज़ादी के लिए। देश की चिंता उन्हें जीवन भर सताती रही। बनारस में जब वो कांग्रेस सभा के अवसर सदन कांग्रेस सभा से जुड़े थे, उस अवसर पर जब वो अपनी बात कह रहे थे, उसके बाद ठीक निकलते ही मद्रास वह निकले और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो गई। याद करें वो समय कौन सा है, हम सब जानते हैं कि वह ब्रिटिश काल था, हम उपनिवेश थे। उस समय उनकी गिरफ्तारी हो गई मद्रास से लौटते समय, जब वो अब्दुल गफ्फार से मिलने जा रहे थे। लाहौर में अब्दुल गफ्फार थे, उनसे मिलने जा रहे थे जयप्रकाश नारायण, तो उनकी गिरफ्तारी हो गई। और जब भूमिगत रहते हुए वो मद्रास गए तो वहाँ पर भी गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक बहुत बड़ी खबर, सनसनी खबर एक तरह से छपी उस समय ब्रिटिश काल में। अखबार ने जो छापा वो देखिए, उनकी हेडलाइन देखिए कि कांग्रेस की मेधावी शक्ति का आधार स्तंभ गिरफ्तार। ये शीर्षक था कि देखिए मेधावी कह रहे हैं, कितनी विलक्षणता है। याद करें कि उस समय जो कांग्रेस की स्थिति थी उनमें कितना बड़ा योगदान था इनका। उसके बाद इसी गिरफ्तारी के ठीक बाद उनको जेल हो गई, नासिक जेल। अधिक से अधिक जो भी स्वाधीनता आंदोलन के हमारे योद्धा रहे, अधिकांश ने वह उस जेल में यातनाएं झेली। नासिक जेल में थे तो जयप्रकाश नारायण की भेंट राम मनोहर लोहिया से हुई, मीनू से हुई, मेहता से हुई। ये सब वो थे, कांग्रेस के साथ कार्य कर रहे थे। 1933 में वो रिहा हो, उनकी रिहाई हुई। और देखें कि 1934 में ही बिहार में एक बड़ी त्रासदी घटी, आपदा थी, वह भूकंप हुआ। 1934 का भूकंप कई मायने में ऐतिहासिक रहा है। वहाँ गांधी भी पहुँचे थे। उस भूकंप के बाद गांधी ने कहा कि यह बड़ी आपदा है, यह प्रकृति के द्वारा एक बड़ी आपदा है, इसमें सभी लोगों को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। सहजानंद सरस्वती को याद करें आप, वही उस समय के बाद भूकंप एक बड़ी घटना थी। और उसके बाद जो किसानों की दशा दयनीय होती चली गई, मैं इस ओर इशारा कर रहा हूँ, तो वह कई महीने में एक संघर्ष का काल रहा है। वो जब 1934 में उन्होंने, जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया, तो उस समय नरेंद्र देव उसके अध्यक्ष घोषित किए गए। वे स्वयं जयप्रकाश नारायण उनके महासचिव हुए और इस तरह से उन्होंने एक तरह से देश के प्रति कार्य करना आरंभ किया। जब
द्वितीय विश्व युद्ध का समय आया, याद करें कि सन 1939 से 45 यही है ना, तो उस समय उन्होंने विश्व युद्ध का जो हम लोग साथ दे रहे थे एक तरह से, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। उन्होंने कहा कि भारत को ब्रिटेन की इस लड़ाई में साथ नहीं देना चाहिए, उनकी असहमति थी इससे। राजस्थान में इसके बाद ठीक बाद, ये सब एक शेड्स बता रहा हूँ, पड़ाव है वो जीवन संघर्ष के, छोटे छोटे टुकड़े में बता रहा हूँ कि राजस्थान में नज़रबंद हो गए, फिर उसको नज़रबंद करके रखा गया। इसके ठीक बाद हड़ताल पर वो बैठ गए, फिर से उनकी गिरफ्तारी हो गई, याद करें वो समय। और गिरफ्तारी के दौरान उसके भीतर छटपटाहट जो देश के प्रति सेवा करने की थी वो बनी रही, बेचैनी बनी रही। दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण जेल से फरार हो गए, और फरार होने के बाद उन्होंने नेपाल में आज़ाद दस्ता गठन है का एक तरह से उन्होंने निर्माण किया, उसमें कार्य किया। यानी उन्हें लगा कि मेरी जो जीवन की संघर्ष यात्रा है वह बाधित हो रही है, मैं जेल में हूँ। किसी ने, वह क्रांतिकारी चेतना थी जो नेपाल में जाकर जो गठन किया उन्होंने, वो क्रांतिकारी चेतना थी उनकी। एक क्रांतिकारी जो कहें कि धड़ा है, जो स्वाधीनता आंदोलन के कई धड़े हैं ना सब, उसमें एक परंपरा यह भी रही, क्रांति धर्मी चेतना परंपरा। तो आप देखें कि उस परंपरा से भी जयप्रकाश जुड़े हैं, कितनी व्यापकता है। देखिए जैसे जैसे जीवन उनका बढ़ता जाएगा, देखिएगा उनमें व्यापकता का बहुत बड़ा एक बोध जो है सो बनकर उभरता है। नेपाल में उन्होंने क्रांतिकारी इस चेतना के साथ काम किया, लेकिन वो बराबर अपने अनुयायियों को कहते रहते थे कि रक्तपात अच्छी चीज़ नहीं है। वो कभी भी हिंसा के उस तरह से खुलकर समर्थन नहीं किया। वो समझ रहे थे कि जब व्यवस्था और सत्ता हमारी न सुने, हमारे आंदोलनों को कुचल दे, तब यह एक जो तात्कालिक कार्रवाई होती है, मैं बार बार इस पर बात कर रहा था, उस दिन नागार्जुन पर भी हम लोग यही कह रहे थे, तो वो त्वरित जो एक कहें कि हिंसा वाली बात कहें या कहें कि कार्रवाई है, उसको हम क्रांति धर्मी चेतना के रूप में देखते हैं। उस तरह से कभी हिंसा का प्रयोग करना होता है। अंग्रेज़ों ने उस समय देखिए कि समन जारी कर दिया, उसी समय की बात बता रहा हूँ, जब वो कार्य कर रहे थे इस तरह की और फरार हो गए जेल से, तो अंग्रेज़ों ने समन जारी किया कि जिंदा हो या मुर्दा, जयप्रकाश नारायण को पकड़ने वाले को 10,000 रुपये का इनाम। अब सोचिए उस समय 10,000, आज का मुझे लगता है कम से कम तो 10 लाख कह सकते हैं। मतलब ये रकम इसलिए बता रहा हूँ कि कितनी सख्त ज़रूरत थी उस ब्रिटिश हुकूमत को जयप्रकाश नारायण की। वो समझ रहे थे कि बहुत विलक्षण योद्धा है यह अपने देश का, और यह ऐसे ऐसे योद्धा यदि रहें तो मेरी तुरंत वापसी हो जाएगी, ये सब आज़ाद हो जाएंगे। एक भय था अंग्रेज़ के भीतर खतरनाक। लेकिन वही मैं जो कह रहा था कि अब्दुल गफ़ार से मिलने जब वो वहाँ से चुपके से किसी ने कहा आइए, आपका देश में रहना बहुत ज़रूरत है, तो वो आ रहे थे जब वेश बदल कर अंग्रेज़ी पोशाक में ट्रेन पकड़कर चुपके से जा रहे थे किससे मिलने, अब्दुल गफ़ार से, तो उस समय अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और फिर से उसकी गिरफ्तारी हो गई। देखें कि 16 माह तक इस गिरफ्तारी के बाद उसे यंत्रणा कक्ष में रख दिया गया। 16 माह उनको मानसिक और शारीरिक पीड़ा लगातार दी जा रही थी। क्या जिजीविषा थी। देखें कि वह व्यक्ति फिर भी आगे, यानी देश की जो चिंता है वह कम नहीं हो रही है। कहीं देखें कि वह एक तरह से निष्क्रिय नहीं है, कहीं लगातार काम कर रहे हैं, जहाँ गए वहीं अपना काम कर रहे हैं।
यानी किसी रूप में अपनी भूमिका दर्ज कर देना चाहते थे। वो कहा करते थे जयप्रकाश नारायण कि स्वतंत्रता के लिए मैं मर सकता हूँ, मैं जब तक जिंदा हूँ स्वतंत्रता एक तरह से जो सही अर्थ में उसे मैं पूरी करके रहूँगा, स्वतंत्रता मैं लेकर रहूँगा। ऐसे थे जयप्रकाश नारायण। गांधी ने बड़ी सुंदर टिप्पणी की, उसे भी याद करना चाहिए। गांधी ने कहा कि जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं। तो एक तरह से देखें कि जो आज़ादी से पूर्व की जयप्रकाश नारायण की एक संघर्ष यात्रा रही है और जो आज़ादी के बाद 2 पड़ाव आते हैं उनके संघर्ष के, तो मैं आज़ादी से पूर्व की बात कर रहा था। आज़ादी के ठीक बाद हम सभी जानते हैं कि 1952 में जो पहला आम चुनाव हुआ, उसकी निराशा से जयप्रकाश नारायण उन्होंने एक अलग सोशलिस्ट की मतलब बंट गई पार्टी, वो उनकी एक अलग हो गई पार्टी। और उसके बाद वो लगातार सर्वोदय से जुड़ गए। आज़ादी के बाद के जयप्रकाश नारायण गांधीमय हो गए, सर्वोदयी हो गए, कहने का ये आशय है। इसके बाद देखें कि जो सर्वोदय है, सब जानते हैं कि जो गांधी ने कहा, जो गांधी का जो सर्वोदय है वहाँ से उन्होंने उस सर्वोदय का एक परिष्कार है, पूरी तरह से एक परंपरा है। उन्होंने सब समाज की अंतिम पंक्ति के जो व्यक्ति हैं उनका भी विकास हो, उसका सर्वांगीण विकास जो कहते हैं, सबका विकास, उस ओर प्रवृत्त हुए जयप्रकाश। और विनोबा के भू आंदोलन में उन्होंने साथ दिया। 60 के दशक में जब भूदान आंदोलन हुआ तो उन्होंने बड़े मनोयोग से विनोबा का साथ दिया। 70 के दशक में एक रोचक घटना अभी याद आ रही है। मुसहरी गांव था, है अभी भी होगा, मुजफ्फरपुर, बिहार के मुजफ्फरपुर के मुसहरी गांव में उस समय एक तरह से कहें कि उग्रवादी जो माहौल था युवाओं को लेकर के, वो बहुत उग्र हो गए थे। वहाँ जाकर बार बार समझा रहे थे कि हिंसा अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ उन्होंने देखा नौजवानों के आक्रोश को, उन्हें कहा कि अभी देश के ग्रामीण विकास, देश को ग्रामीण जो देश की व्यवस्था है वह बहुत लचर है। तुम ग्रामीणों के विकास में जो गांव की सड़कें हैं, जो गांव की नहरें हैं, तमाम चीज़ें जो गांव की चिंता है उनकी ओर वो बार बार ध्यान दिलवा रहे थे, क्योंकि वे सभी नौजवान उग्रवादी कह सकते हैं कि एक आंदोलन के वो भाग थे। तो उन्होंने समझाया कि यह रास्ता ठीक नहीं है। जयप्रकाश नारायण का यह देखिए आज़ादी के बाद का किस तरह का विचार है। हमने कहा कि पहले किस तरह से वो सारी चीज़ें एक साथ कर रहे थे, सारी धाराओं को, सारी विचार सरणियों को एक साथ उनके साथ चल रहे थे। तो उस समय हम सभी जानते हैं कि फणीश्वर नाथ रेणु बड़े कथाकार रहे हिंदी के। उन्हें जयप्रकाश नारायण ने कहा कि देखो रेणु, तुम्हारा महिला आंचल कितना महिला हो रहा है। उस जो मुसहरी गांव में जो एक हिंसक जो परिदृश्य या कहीं हिंसक घटना जो थी, उसको देखकर उन्होंने रेणु को पत्र लिखा और कहा कि देखो तुम्हारा महिला आंचल कितना महिला हो रहा है। देखिए कितनी चिंता थी, एक विराट चिंता, ग्रामीण उत्थान की जो चिंता है, इसे आप देखें, गांव के प्रति वो कितने चिंतित थे। इसके बाद मैंने कहा कि भूदान से लेकर के सर्वोदय एक यात्रा उनकी रही है और लगातार बिहार में जो एक बार 60 के दशक में 67 के आसपास संभवतः
अकाल पड़ा था, फिर उसमें वो राहत कार्य में लगातार पड़े रहे, जुड़े रहे, लगातार अपना योगदान दे रहे थे। तो आप याद करें कि वह 1974 का दिन, ऐतिहासिक दिन, जब जयप्रकाश नारायण गांधी मैदान के उस मंच से अपना भाषण दे रहे थे और संपूर्ण क्रांति का नारा लगा रहे थे, पूरे देश की जनता को एकजुट कर रहे थे। वह एक ऐतिहासिक आंदोलन हमारे लिए है। किसी भी आंदोलन की दशा या दिशा जो भी हो, लेकिन जो आंदोलन होते हैं, जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, वह हमेशा हमारे लिए बहुत एक सुनहला दिन होता है। वह याद करने का, उससे सीखने का, उससे अपनी आंदोलन धर्मी चेतना को लगातार बढ़ाए रखने का। यह कार्य, इस तरह के कार्य जीवन भर करते रहे जयप्रकाश नारायण। वो पूरे आंदोलन में देखें आप कि जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चला यह बिहार आंदोलन, जेपी आंदोलन, संपूर्ण क्रांति भी कहा गया। एक तरह से जेपी आंदोलन के रूप में ज़्यादा मुझे लगता है समीचीन है यह बोलना। तो वह आंदोलन बड़ा व्यापक था। वह आंदोलन तमाम विद्यार्थी संघर्ष समिति के संगठन के बाद, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व के बाद वह बिहार से उठा आंदोलन, और आप देखें कि पूरे देश भर में फैल गया। गुजरात में मेष को लेकर जो समस्या हुई, उसके बाद वहाँ से छात्रों का प्रदर्शन शुरू हुआ। पूरे देश में निर्धनता चरम पर थी। मैंने कहा कि जयप्रकाश नारायण निर्धनता की चिंता उसी समय उन्हें लगा कि बड़ी समस्या है। बेरोजगारी देखें देश में, भूखमरी भी, बेरोजगारी, इसके बाद भ्रष्टाचार, तमाम जो विकृतियाँ थी, राजनीतिक सामाजिक विसंगतियाँ थी, वो बढ़ती जा रही थी। जेपी सिर्फ उस संपूर्ण क्रांति के माध्यम से सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि व्यवस्था परिवर्तन बड़ा मसला होता है, और इसमें यदि आप सच्चे मन से साथ नहीं दे रहे हैं तो यह सच्चे लोकतंत्र की निशानी नहीं है। उन्होंने दलहीन लोकतंत्र की बात की। वो चाहते थे कि निस्वार्थ भाव से जनता की सेवा हम करें। आप देख ले, वह दलहीन कह रहे थे, तो जो दल की जो इतनी भरमार है, उसके जो कमियां हैं उस पर बता रहे थे। वो चिंता कर रहे थे ये जितने बड़े बड़े दल हैं, ये सब भ्रष्टाचार के वो हैं, एक तरह से पर्याय बन रहे हैं समस्याएं। इसलिए वो दलविहीन लोकतंत्र की बात करते रहे। वे हमेशा चाहते थे कि व्यक्ति केंद्र में ना आए। आप देखें कि जयप्रकाश नारायण का यह जो आंदोलन रहा, जेपी आंदोलन, वह एक व्यक्ति के नेतृत्व में रहा, पूरा चला, लेकिन उनकी कोई आकांक्षा नहीं थी, कोई सत्ता नहीं चाहते थे वो। जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो कोई पद उन्होंने नहीं लिया। उन्होंने कहा मैं निस्वार्थ भाव से, जिस तरह गांधी का जो सपना था, उस परंपरा का निर्वाह कर रहे थे। लोहिया भी उसमें आते हैं। ये सब बड़े योद्धा थे अपने समय के। तो इस रूप में वह बिहार आंदोलन, जेपी आंदोलन अब चरम पर रहा। और देखें कि 75 में इमरजेंसी लगी और 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी। उसमें आप साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो याद आ रहा है कि उस आंदोलन के दौरान, जेपी आंदोलन के दौरान, खुद जयप्रकाश नारायण दिनकर की जो पंक्ति है वो गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। उनकी तो अनुगूंज ही जयप्रकाश नारायण की रही। आरंभ में ही कहा कि संपूर्ण क्रांति का यह नारा है, भावी इतिहास हमारा है। यह तमाम कई थे, उसमें एक से एक लेखक
कवि सभी लोग पहुँचे थे। नागार्जुन भी शामिल थे उस जनता पार्टी की जो सरकार की बात हो रही थी। तो आप देखें कि रेणु थे साथ, रेणु, रविंद्र भारती करके थे। इस तरह से बहुत लोग थे जो बहुत कवि थे, रचनाकार थे, जो उस संपूर्ण क्रांति के साथ थे। नागार्जुन ने तो बहुत सुंदर, उन्होंने एक जयप्रकाश नारायण पर जब लाठियाँ पड़ी आंदोलन के दौरान, तो नागार्जुन ने बड़े मनोयोग से एक कविता लिखी, जयप्रकाश पर पड़ी लाठियाँ लोकतंत्र की। वो कविता मैं लेकर आया था, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादा समय हो रहा है, तो मैं संक्षेप में कविता की पंक्ति बता देता हूँ कि कहा कि एक और गांधी की हत्या होगी अब क्या, बर्बरता के भोग चढ़ेगा योगी अब क्या, जयप्रकाश पर पड़ी लाठियाँ लोकतंत्र की, एक और गांधी की हत्या। यानी दूसरे गांधी के रूप में जयप्रकाश नारायण को देख रहे थे नागार्जुन। देखिए कितने विलक्षण हमारे योद्धा थे जयप्रकाश नारायण। साहित्य की दृष्टि से देखेंगे तो इस पर अलग से बात हो सकती है, क्योंकि मुझे तो लगता है ज़्यादा समय ले रहा हूँ मैं। तो इस तरह की जो जीवन संघर्ष यात्रा है, और आंदोलन के दौरान देखें कि 1977 में उन्हें नज़रबंद कर दिया गया, यातनाएं दी गई, उनका किडनी खराब हो गया, उनकी किडनी खराब हो गई। जयप्रकाश बहुत निराश भी हुए अंत में। जेपी आंदोलन के बारे में यह भी बात होती है कि उनका क्या रहा, पूरा कैसा रहा, दशा किस तरह से रही। नागार्जुन ने बाद में विरोध भी किया, कई कवियों ने, और वो अलग विषय है। लेकिन उस आंदोलन से जुड़े उस योद्धा की जीवन यात्रा देखें, और उसको कितनी पीड़ाएं झेलनी पड़ी। उसके बाद 79 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद धर्मयुग में उनकी एक कविता छपी, जीवन असफलताओं से भरा है। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जीवन असफलताओं से घिरा है नामक कविता धर्मयुग में छपी मृत्यु के बाद। उस कविता का अंश देखें, और यह असफल जीवन 100 गुना अधिक सौभाग्यशाली बन जाएगा यदि वह प्रिय युवा सहगामी जिज्ञासुओं के लिए कटीला रास्ता कुछ और आसान बना दे। यह चिंता है जयप्रकाश नारायण की। देखें यहाँ निराश हैं, जो चाह रहे थे वह स्वप्न उस तरह से पूरा नहीं हुआ। एक तरह से उन्होंने नींव छोड़ दी। आप देख लीजिए कि वही जनता पार्टी, बाद में भारतीय जनता पार्टी, और इस तरह की एक यात्रा रही। अब उसके तो अलग से विचार हो सकते हैं कि जो जेपी की मूल चिंता थी आज यह क्या है, उसकी दशा क्या है, या किस सच्चे मायने में, सही मायने में उनका राजनीतिक विकास या उनके जो एक उनका सपना था उसे हम पूरा किस रूप में कर रहे हैं, यह विचारणीय पक्ष है। वे हमेशा जेपी आंदोलन के दौरान जेपी कहते थे कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा, उनका नारा था। वो नहीं चाहते थे हिंसक क्रांति हो या हिंसा का उस तरह से स्वर दिखे हमारे आंदोलन में। लेकिन उनकी आंखों के आगे बहुत जो नहीं चाहते थे वह भी हुआ, और उनकी निराशा मैंने कही कि किस तरह से उनकी कविता में झलक रही है। और इस तरह से आप देखें कि पूरी उनकी संघर्ष यात्रा मैंने एक तरह से राजनीतिक, सामाजिक और जो एक चिंतन की यात्रा रही, वैचारिक चिंतन की यात्रा रही, उसके हम लोगों ने एक शेड्स देखे। जयप्रकाश नारायण के कई शेड्स हैं, यानी आपको देखिए कई तरह से मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। कहीं कांग्रेस से विमुख हो गए, समाजवादी हो गए, कांग्रेस के साथ समाजवादी हो गए हैं, कभी क्रांति धर्मी चेतना के साथ हो गए। देखें कि किस तरह की चिंता है। यानी कहा जाए तो गांधी की जो एक विचार, जो उनकी चिंता यात्रा रही, उसके सहारे वो विनोबा के साथ देखें सर्वोदय, विनोबा का जो भूदान आंदोलन, और सर्वोदय से लेकर आप बढ़ते चले गांधी, सर्वोदय, यह लंबी यात्रा है। कुल मिलाकर यह कहना है कि जयप्रकाश नारायण
लोक नायक थे। जयप्रकाश नारायण लोक नेता थे। जयप्रकाश नारायण समाजवादी थे। जयप्रकाश नारायण सर्वोदयी भी थे। यह एक मूल जो मुकम्मल जयप्रकाश नारायण थे, इनकी छवियाँ थी। बहुत अच्छी बात है कि आज हम सभी जयप्रकाश नारायण को याद कर रहे हैं, साथ ही देशमुख जी को याद कर रहे हैं। यह याद करने का, अपने पुरखों को, अपने भारतीय पुरखों को याद करने का सबसे सुनहला समय चल रहा है। याद करें और उनसे हमने जो छोड़ दिया, जो लेना था मुझे न ले पाए, यह एक तरह से आज की हमारी ज़रूरत है। उनकी अच्छाइयों से हम लगातार ग्रहण करते रहें। उनकी सीख हम लोगों के लिए प्रेरणादायक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने सुना, अच्छा लगा। इस तरह की जो परंपरा है कायम रहे। बहुत विशेष धन्यवाद नीरज जी का, क्योंकि उन्होंने, आप सब ने देखा कि साहित्य संवाद से लेकर हम आज अंतर अनुशासन तक आ गए हैं। मैं चाहता हूं कि लगातार यह परंपरा बनी रहे और इस पर सबको सुने, सब बच्चे इस तरह से भाग लें और अच्छा यह काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर चर्चा की आपने। मुख्य रूप से जयप्रकाश नारायण के पूरे जीवन को लेकर के और उनकी पूरी जो जीवन यात्रा रही, उन पे आप प्रखरता से आप अपनी बात को रखे और हम सभी का ज्ञान वर्धन किया। आज हम सब उपस्थित हैं दो ऐसे महानायक, जिसे एक को राष्ट्र ऋषि कहा गया और दूसरे को, रिकॉर्ड हो रहा है, लोकनायक। जब हम बात करते हैं नानाजी देशमुख की, तो जो गांधी और विनोबा के विचार हैं, जो सपना दीनदयाल उपाध्याय जी ने देखा था कि हमारा देश कैसे विकास करेगा, हमारा देश तब विकसित होगा जब हम गांव का विकास कर पाएंगे। और आप देखेंगे कि जो गांधी, विनोबा और दीनदयाल जी के विचार रहे हैं, उन्हीं विचारों को धरातल पर उतारने में नानाजी देशमुख का कितना अथक प्रयास रहा था। जैसे जब चित्रकूट में वो विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं, दीनदयाल शोध संस्थान, जिसका वो पहला कार्य क्षेत्र गोंडा में वो जाते हैं, तो वहाँ वो किस प्रकार से बातचीत मतलब गांव में रह करके गांव की चीज़ों को कैसे उत्थान करते हैं। एक प्रसंग याद आ रहा है। नानाजी देशमुख समाज शिल्पी दंपत्ति करके एक उन्होंने शुरू किया था, समाज शिल्पी दंपत्ति। कि समाज शिल्पी दंपत्ति, हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रबुद्ध लोग हैं, वह आए, किसी गांव में रहें, कम से कम वो स्नातक हो, और वो पूरे देश भर में आह्वान करते हैं। तो जिसमें पहला नाम जो है, वह पहला नाम है अशोक पांडे जी और उनकी पत्नी, जो पटना विश्वविद्यालय के पढ़े लिखे थे, वहीं से वो पीएचडी किए थे। नानाजी देशमुख के आह्वान पे वो पीएचडी करने के बाद, जैसे पीएचडी करने के बाद लोग कई बार अच्छे प्रोफेशन में जाते हैं और जो अपनी जो आशा और अपेक्षा है उनको पूरा करने में वो अपना समय देते हैं। लेकिन नानाजी देशमुख के आह्वान पर वो नानाजी देशमुख के सपनों को पूरा करने के लिए आते हैं, अपनी पत्नी सहित। जो बताया कि अभी समाज शिल्पी दंपत्ति, कि हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसका एक अच्छा शिल्प कैसे बनाया जाए, कि आप उदाहरण बनिए उन चीज़ों का।
और वो आकर के चित्रकूट में रहे और वहाँ के आसपास के गांव में उसका जो कंसेप्ट था समाज शिल्पी दंपत्ति का, वह यह था कि आपको हर हाल में आपको गांव में ही रहना है और गांव में आप सबसे पहले तो आप चरित्रवान बनिए। आप अपने चरित्र को इतना स्थापित कर लीजिए कि आप एक एक घर में जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो आप एक एक व्यक्ति से जब मिल रहे हैं तो आकार से आप जैसे वहाँ के आसपास के अभी भी गाँवों को देखेंगे तो करीब 80 गांव हैं जहाँ वो लोग अपने जो किसी भी विवाद का निपटारा स्वयं बैठ के करते हैं। वो किसी प्रशासक के पास, किसी कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं। तो समाज शिल्पी का एक कर्तव्य था कि हम समाज को गढ़ें, समाज का एक नया शिल्प तैयार करें और उसे गांव में रहते हुए गांव में क्या कर सकते हैं। जो भी आत्मनिर्भर की बात हो रही है, आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, ये सब स्वप्न विनोबा गांधी जी के जो विचारों में था, उन्हीं चीज़ों को, जो दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में था, उन्हीं चीज़ों को नानाजी देशमुख धरातल पर उतारने की कोशिश करते हैं। सरस्वती शिशु मंदिर आज आप सभी जानते ही होंगे। सरस्वती शिशु मंदिर को एक नया आकार देना, आज जो उनका विस्तृत फलक है, उसके केंद्र में कहीं ना कहीं नानाजी देशमुख का बहुत बड़ा योगदान रहा। उसके बाद आरोग्य धाम की जब हम बात करते हैं तो उसमें दादी माँ का बटुआ, जैसे भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज में कई बार कुछ ऐसे बीमारी हैं जिनको लेकर के हम टोटके से, कुछ ऐसे जड़ी बूटियों से हम उनका समाधान चाहते थे। जैसे कुछ सर्दी हो गया, कुछ अन्य जो चीज़ें हैं, तो जो उसमें भारतीय चिकित्सा की जो पद्धति रही है, जब वो आरोग्य धाम की स्थापना करते तो उसमें मतलब नेचुरोपैथी, एलोपैथी, हर प्रकार की दवाएं हैं, लेकिन जो भारतीय पद्धति रही है छोटे छोटे बीमारियों के लिए, तो दादी माँ का बटुआ से, अब आप सब ये कहेंगे दादी माँ का बटुआ क्या है, तो उसमें ये चीज़ें थी कि जैसे छोटी छोटी चीज़ों के लिए सर दर्द है और उसके बाद है क्या कि बुखार आ गया, खांसी हो रहा है, तो जो ग्रामीण पद्धति है, जो हमारी सामाजिक पद्धति रही है, उसको लेकर के कैसे ठीक किया जाए, ये ताकि जो हमारी भारतीयता की स्थिति है, जैसे हम अस्पताल बनाते हैं तो उस समय ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था आज के समय की तरह कि हम वहाँ अस्पताल पहुँच पाएँ, तो छोटी छोटी जो बीमारियाँ हैं उनको हम कैसे ठीक कर पाएँ, तो उसके लिए एक कंसेप्ट था ये। तो वो मुख्य रूप से जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बातें, कि रोजगार गांव में कैसे मिले। आज जो पलायन हम देख रहे हैं गांव से शहर की ओर, यह कहा जा रहा है कि गांव में तो कोई रोजगार ही नहीं है, इसलिए हम पलायन कर रहे हैं शहर की ओर। तो गांव में कैसे रोजगार स्थापित हो, तो इसलिए उन्होंने पढ़े लिखे लोगों से आह्वान किया। तो भारत के विभिन्न प्रांत से नानाजी देशमुख के आह्वान पे जो उनका समाज शिल्पी दंपत्ति कार्यक्रम था उसमें भाग लिया और वो गांव में रह कर के गांव के उत्थान को लेकर के सोचते रहे। गांव में वो कहते थे कि गांव में जो विवाद होता है, उस अगर हम विवाद में ही पड़े रहेंगे तो हम अपने आप को कैसे विकास कर पाएंगे। तो सबसे पहले है कि हम समन्वय करें, हम एक दूसरे को से मिल करके रहें। जो आपसी अगर कुछ मतभेद हैं तो उसे उसी स्तर पर मतलब उसी समाज में हम उन चीज़ों का निराकरण करके हम आगे बढ़ें, हम कैसे उन्नति करें, इस उन्नति की ओर अपना ध्यान दें। तो यही सारे कुछ ऐसे विचार रहे हैं नानाजी देशमुख के। इसीलिए आज हम उनको, जो एक समाज की भारतीय दृष्टि है, हम राष्ट्र संत उन्हें कहते हैं कि ऐसी मतलब अपने जीवन को खपा देना समाज में जहाँ कोई लाइमलाइट नहीं है। आज हम लाइमलाइट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन गांव में कोई लाइमलाइट नहीं है। वहाँ जो चीज़ें हैं वो एकदम सामान्य वाली चीज़ें हैं कि हम कम से कम संसाधन में हम अच्छे से अच्छे कैसे कर पाएँ। तो ऐसे कुछ विचार थे नानाजी देशमुख के।
जयप्रकाश नारायण भी पटना विश्वविद्यालय से जुड़े रहे। उन्होंने छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया और किस प्रकार से छात्र राजनीति को भारतीय राजनीति में स्थापित किया, और उस पर भी बहुत अच्छे से अमित भैया ने अपनी बातें रखी। तो हम सभी जयप्रकाश नारायण को जान पाए, उनके जीवन यात्रा को। कहते हैं कि कोई व्यक्ति जिस समय आया, जिस समय आने के बाद उनका एक समय तय होता है, वो उस समय में उसका निश्चित है, ये जाना ही है। लेकिन कोई व्यक्ति किस समय में आया और किस समय में गया यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनके लिए महत्वपूर्ण है कि जिस समय में वो आया, जिस समय गया, उनके बीच की रिक्तता को कैसे भरता है। तो ये दोनों हमारे विभूति इन रिक्तता को समाज के लिए जिया, राष्ट्र के लिए जिया। इसलिए हम सभी यहाँ आज उपस्थित हैं उनके विचारों को याद करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए। मैं अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, चूँकि आज समय कुछ ऐसा रहा, बारिश होती रही, नवरात्रा का समय चल रहा है, नीरज भाई भी बीमार हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने हम सबको ऊर्जा दिया और यह कार्यक्रम आज ही करना है, ऐसा उनका मंतव्य था। तो समय की कमी है, मैं आगे अब छात्रा हैं रागिनी, उनकी एक कविता है, उन कविता सुनाने के लिए मैं रागिनी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए। सर्वप्रथम आप सभी को नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण जी की जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब ने अपना बचपन तो बहुत जिया है, हम सबको अपने बचपन की याद तो हमेशा ही आती है, चाहे हम जितने भी बड़े क्यों ना हो जाए। हम हमेशा चाहते हैं कि काश हम फिर से बचपन जी पाए, काश हम वही शरारत कर पाए जो हम बचपन में किया करते थे। तो मेरी एक कविता है जिसका शीर्षक है काश मैं बच्ची ही रहती। तो सोचती हूँ कि काश मैं एक बच्ची ही रहती, सोचती हूँ कि काश मैं एक बच्ची ही रहती, बस खेलती कूदती और मौज मस्ती करती। ना होती कभी पढ़ाई की टेंशन, ना होता स्कूल जाने का डर, रहती दुनियादारी से कोसों दूर, रहती दुनियादारी से कोसों दूर, काश मैं एक बच्ची ही रहती। मिट्टी के खिलौने होते कागज़ की नाव होती, मिट्टी के खिलौने होते कागज़ की नाव होती, काश मैं एक बच्ची ही रहती। ना होती करियर की टेंशन, ना होता घर से दूर जाने का गम, ना होती करियर की टेंशन, ना होता घर से दूर जाने का गम, अपनों के संग रहती, खाती पीती और मौज मस्ती करती, काश मैं एक बच्ची ही रहती। ना घर वालों की डांट होती, ना रिश्तेदारों के ताने होते, ना घर वालों की डांट होती, ना रिश्तेदारों के ताने होते, काश मैं एक बच्ची ही रहती। ना होता मन में ऊंच नीच का भाव, करती मैं सबसे प्यार और देती मैं सबको सम्मान, काश मैं एक बच्ची ही रहती, हंसती खेलती और मौज मस्ती करती, काश मैं एक बच्ची ही रहती। धन्यवाद। बहुत सुंदर रागिनी। अब मैं वेद प्रकाश को बुला रहा हूँ मंच पर कि वो आए और अपनी बात रखें। आज के साहित्यिक संवाद में मैं वेद प्रकाश नानाजी देशमुख पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे तो रविंद्र कुमार रवि भैया ने तो बहुत सारे बातें तो बता ही दी है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा प्रयास मेरा भी। राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख आधुनिक भारत के महान पुरोधा थे। वे दार्शनिक, चिंतक, समाजसेवी एवं शिक्षाविद भी थे। उन्होंने न केवल भारत को अपितु संपूर्ण विश्व को श्रम व उद्यमिता के माध्यम से उन जीवन मूल्यों को अवगत कराया जिनकी आज मानव निर्माण में अत्यंत आवश्यक है। उन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य भी कहा जाता है। नानाजी का जन्म 11 अक्टूबर 1916 को महाराष्ट्र के करौली ग्राम में हुआ था। अल्पायु से ही माता पिता की छत्र छाया से वंचित होने के कारण दरिद्रता से लोहा लेते हुए निस्वार्थ एवं निर्मोही भाव से जीवन यापन किया। सार्वभौमिक व्यक्तिगत विकास की परिकल्पना को लेकर सर्वप्रथम उन्होंने देश में सरस्वती मंदिर विद्यालयों की स्थापना की। इसी श्रृंखला में आदिवासी और वंचित वर्गों के लिए शिक्षा की व्यवस्था, बाल मन को प्रभावित करने के लिए नन्ही दुनिया की कल्पना
को साकार करने वाले नाना जी के सृजनात्मक चिंतन के ये अविश्वसनीय उदाहरण हैं। नाना जी बाल शिक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कथन है, जैसा बीज बचपन में बोया जाता है वैसा ही जीवन के वृक्ष में फलता है। इसलिए बचपन में दी जाने वाली शिक्षा कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से अधिक महत्वपूर्ण है। यानी नानाजी देशमुख है सो वो बचपन की शिक्षा को बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। आगे नानाजी विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में भी सक्रिय रूप से शामिल होते हैं। वे 2 महीने तक उसके साथ रहते हैं। उनको लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ घनिष्ठ संबंध भी थे और उनके जीवन से बेहद प्रभावित थे। जेपी आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। जेपी आंदोलन में जब पुलिस ने जयप्रकाश नारायण पर लाठियां बरसाई तो नानाजी ने उन्हें सुरक्षित निकाल दिया। इस कारण उन्हें नानाजी देशमुख का एक हाथ भी टूट गया। जेपी आंदोलन के आह्वान पर उन्होंने संपूर्ण क्रांति को पूरा समर्थन किया। वनवासी राम को अपना आदर्श मानने वाले नानाजी देशमुख के कई प्रकल्प स्थापित किए। गांधी जी की तरह उनकी मान्यता थी कि भारत के विकास का रास्ता गाँव से होकर जाता है, जैसे कि रविंद्र कुमार भैया ने बोला। वे कहते हैं कि देश की समृद्धि का मूलभूत आधार ग्रामीण अंचल ही हैं। मानव जीवन की सभी आवश्यकताएं प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक संसाधन केवल ग्रामीण अंचल में ही उपलब्ध होते हैं, शहरों में नहीं। वे चित्रकूट में देश का पहला ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामो विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। नानाजी ने चित्रकूट को अपने सामाजिक कार्यों का केंद्र बनाया। चित्रकूट के जंगलों में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों की उपयोगिता जन जन तक पहुंचाने के लिए आरोग्य धाम की स्थापना की। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने नानाजी के कार्यों की भी बहुत प्रशंसा किया और दीनदयाल शोध संस्थान को ग्रामीण विकास के प्रारूप को लागू करने वाला अनुपम संस्थान बताया। नानाजी ने राष्ट्र धर्म और पांचजन्य नामक 2 पत्रिकाओं और स्वदेश समाचार पत्र के प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी भी निभाई। उन्होंने दीनदयाल शोध संस्थापक की ओर से मंथन नामक एक पत्रिका भी निकाली। वर्ष 1999 में राष्ट्र की सेवा के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। उनका निधन 27 फरवरी 2010 को हो गया और उनकी वसीयत के अनुसार उनके शरीर को मेडिकल छात्रों को दान किया गया। उनके शरीर को एम्स दिल्ली में भेज दिया गया, वहाँ छात्रों को शोध करने के लिए। वर्ष 2019 में उन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। धन्यवाद। बहुत सुंदर और व्यवस्थित तरीके से आपने अपने विचार को रखा। यह मंच ही है कि हम आपको परिष्कार करने के लिए, ताकि यह मंच साहित्य संवाद का मिलता रहे, ताकि हमारे अनुज का एक परिष्कार होता रहे। तो कहते हैं कि औरों को हंसता देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। तो हम अपने आप को इतना विस्तृत कर लें। आज हम जिस राष्ट्र ऋषि और लोक नायक की जन्म जयंती मना रहे हैं, वो अपने सुखों का विस्तार करके हमारी सुखों को बढ़ाने की कामना किया उन्होंने। यही कारण था कि आज हम उनको याद करने के लिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अनुज अजय पोदार को आमंत्रित करते हैं कि वो आएँ और अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और नीरज भैया का ख़ास तौर से धन्यवाद अस्वस्थ होने के पश्चात भी, और जो हमारे अमित भैया, पंकज भैया और जो हमारे छोटे भाई लोग आए हैं। और जो कि मैं शुरू करता हूँ वो पंक्तियों से कि फिर आएंगे नगमों में खिलती कलियाँ चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो आज से 1 साल बाद 3 लोगों को याद किया जाएगा, जो कि आज किया भी जा रहा है। आज हमारे बीच भारत के एक महान व्यक्ति नहीं रहे, उनके लिए हमने शांति रूप में श्रद्धांजलि उन्हें दी। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं कि कोई चलता पदचिन्हों पर कोई पदचिन्ह बनाता है और धीरे धीरे व्यक्ति स्वयं ही महान बनता जाता है। बचपन से एक चीज़ सुनता आ रहा हूँ
और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आज मैं उस विषय पर बोलने भी जा रहा हूँ। मैं भी सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर का ही विद्यार्थी रहा हूँ। कक्षा 10वीं की परीक्षा मैंने सरस्वती विद्या मंदिर से ही उत्तीर्ण की, और अनुशासन किसे कहते हैं इसकी परिकल्पना जहाँ से आई, जो हुआ, आप लोग जानते ही हैं। आज 2 भारत रत्न का हम यहाँ पर जन्मतिथि मनाने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं। साहित्य, संस्कृति, समाज, दर्शन, शिक्षा एक गांठ के रूप में विज्ञान से जुड़े हुए रहते हैं। तो एक तरह से एक तरफ आप देखिए, एक बात है जो मंच पर जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पर, जो चीज़ हम यहाँ से हमेशा दूर रखते हैं उसके बारे में ही है कि राजनीति ने 2 चीज़ें हमेशा एक परस्पर देखी है, किसी को मिलाया है, किसी को बांट दिया है। आज आप दोनों ही लोगों को देख रहे हैं, एक दूसरे के समर्थक के रूप में देख रहे हैं। तो शुरू करता हूं मैं कि राम राज्य में वर्णित नागरिक कल्याण और महात्मा गांधी की कल्पना के ग्राम स्वराज्य को अपने पुरुषार्थ, दूरदृष्टि और प्रभावी कार्यान्वयन द्वारा धरातल पर उतारने वाले विराट व्यक्तित्व का नाम है भारत रत्न नानाजी देशमुख। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के व्रती स्वयंसेवक, सुप्रसिद्ध समाजसेवी और राष्ट्र ऋषि की संज्ञा से विभूषित नानाजी का मूल नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख था। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए मूल बातों पे आता हूँ। जन्म कहाँ हुआ है ये बातें हमें पता है, भारत रत्न मिला है, पद्म विभूषण मिला है, बहुत सारी चीज़ें वेद प्रकाश ने फिर रवि भैया ने बताई हैं। जिनके बारे में कोई नहीं सोचता, उन पर भी जिसकी दृष्टि जाए वही एक महापुरुष हो सकता है। हमने गांव छोड़ा, हम शहर में आए, जिसके लिए शहर आए लास्ट में हमने गांव छोड़ दिया। आदिवासी एक बहुत ही विस्तृत शब्द है आदिवासी, जिसको सुनने के पश्चात हमारे मन में 2 विचार आते हैं। आदिवासी खौफनाक होगा, उसके बड़े बड़े नाखून होंगे, उसके बड़ी बड़ी दाढ़ी होंगी, उसकी मेरी तरह नहीं, खैर हो सकता है चीज़ें बढ़ती हैं, लेकिन उनके विकास में एक साहित्य का विद्यार्थी हूँ जो कि कहता ही हूँ साहित्य का विद्यार्थी हूँ। 7वीं बार दुर्घटना के पश्चात रामविलास शर्मा ने उसी रास्ते में अपना दम तोड़ा जिस परिवहन मंत्रालय से वो जुड़े हुए थे। इसी तरह नानाजी देशमुख की मृत्यु चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय के परिषद में हुई थी। तो देखिए कितना बड़ा एक चिंतन का विषय है। जो विषय जिनसे वो जुड़े रहे, जिनके लिए उन्होंने काम किया, उनसे ही वो जुड़े रहे। कि 1980 में जब वे 60 वर्ष के हुए तो उन्होंने राजनीति से किनारा कर लिया, खुद को पूरी तरह से सामाजिक और रचनात्मक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया, आश्रमों में रहने लगे और कम प्रोफाइल में काम करने लगे। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें होती है कि साहित्य के लिए काम करने के लिए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी नौकरियां छोड़ी थी कि हम साहित्य के विकास में काम करेंगे, हम समाज के विकास में काम करेंगे। कभी कभी अर्थ हमारे लिए एक ही बच जाता है, वो है कि हम जिसके लिए बने हैं हम उस काम में समर्पित हो जाते हैं। तो नानाजी एकात्म मानववाद के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए एक मॉडल प्रस्तुत किया। मैं जिस गांव की अभी बात कर रहा था, ये वही गांव है जहां दादी का बटुआ उठा है। ये वही गांव है जहां हाफ पैंट और एक हाफ शर्ट पहन के बच्चे शिशु मंदिर की तरफ दौड़ते हैं, हे हंसी वाहिनी से शुरू करते हैं और वंदे मातरम पे जहां पे अंत होता है प्रार्थनाओं का, जहां शांति स्रोत होता है, अंतरिक्ष वंदना होती है, जहां हम सारे देवी देवताओं को याद करते हैं, उन महान महापुरुषों को याद करते हैं, अर्जुन कृष्णवाच होता है। उस स्कूल की परिकल्पना और 7 लोगों में जब सरसंघ संचालक के द्वारा 7 लोगों को लिया गया, उसमें नानाजी देशमुख भी थे।
तो बस 1 मिनट और मैं एक चीज़ जो कि विचारधाराओं की जब टकराहट होती है, तो जब हमें ये पता चल जाता है कि सामने वाला भले ही किसी विचारधारा का है लेकिन इसका मूल उद्देश्य वही है जो मेरा मूल उद्देश्य है, तो इसका समर्थन मेरा स्वयं का समर्थन है, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बात है कि नानाजी देशमुख उत्तर प्रदेश में भारतीय जनसंघ के महासचिव बनाया गया था। 1957 तक बीजेएस ने उत्तर प्रदेश के हर जिले में अपनी इकाइयाँ स्थापित कर ली। नानाजी देशमुख ने विनोबा भावे द्वारा किए गए भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने विनोबा के साथ 2 महीने बिताए और आंदोलन को सफलता से अपील दी। चीज़ें आगे बढ़ती रहीं, काम चलता रहा और एक बच्चे का अपने देश में जन्म होना लेकिन उस देश की बागडोर किसी और के हाथों में देखना कितना पीड़ादायी हो सकता है, आप ये जान सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपकी कॉपी से की गई नकल वाला बच्चा आपसे अच्छे नंबर ला के गोल्ड मेडल लेके चला जाता है। तो ये पीड़ाएँ हैं, ये वास्तव है, ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं चीज़ों को कि नानाजी देशमुख लोकमान्य तिलक और उनकी विचारधारा से प्रेरित थे। वे डॉक्टर केशव, बाजीराव हेडगेवार और दीनदयाल उपाध्याय जैसे प्रख्यात नेताओं के करीबी थे, जिनसे उनकी पहली मुलाकात 1940 में हुई थी। चीज़ें नानाजी देशमुख बहुत एक गर्व का विषय, मैं ये भी बोध करता हूँ कि उन्हीं के राज्य में बैठकर आज मैं कार्यक्रम कर पा रहा हूँ जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, जहाँ पे कार्य करने के, जहाँ से बढ़ते हुए वो आगे आए थे। वे अंततः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक पवित्र स्थान चित्रकूट में बस गए। 1969 में देशमुख पहली बार चित्रकूट आए थे। देश की स्थिति देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने जीवन काल में ही चित्रकूट की सूरत बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना कुलाधिपति के रूप में कार्य किया और जो कि वेद प्रकाश बता चुका है कि जेपी के आंदोलन में उनका पूरा समर्थन था। आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जब मनुष्य अपने अंदर की सारी दुर्भावनाओं को मिटा देता है, जब वो शांत चिंतन की ओर आगे बढ़ता है, चिंता से चिंतन की ओर जब वो बढ़ता है तो वह महान बनता जाता है। और जो एक चीज़ है ना, परवरिश का बहुत असर होता है। माता पिता बचपन में नहीं रहे, मामा ने पाला पोसा, तो एक व्यक्ति को जब बचपन में सहारा नहीं मिलता ना, जब एक व्यक्ति को कि मेरे साथ कोई नहीं था तो क्यों ना मैं ही उसके साथ रहूं जिसके साथ कोई ना हो, ये भावना व्यक्ति को महान बनाती है। और आज मैं नमन करता हूं लोकनायक और राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख और लोकनायक जेपी नारायण को। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। व्यक्ति की विराटता क्या होती है इसका अंदाज़ा आप इन बातों से लगाइए कि जब नानाजी देशमुख बलरामपुर सीट से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ की कोई राजमाता थी, उनके अगेंस्ट में वो चुनाव लड़ रहे थे, नानाजी देशमुख जीत गए। सिर्फ जीते ही नहीं बल्कि उनसे वो इतना प्रभावित हुए कि ग्रामीण विकास को लेकर के इनका इतना बड़ा काम है, तो 50 एकड़ ज़मीन वहाँ बलरामपुर की जो राजमाता है वो दान में दिए राष्ट्र ऋषि नानाजी देशमुख को। तो ये उनके व्यक्तित्व की विराटता थी। राष्ट्र संत की उपाधि उन्हें दी गई और सचमुच वो ऐसे राष्ट्र संत की उपाधि के लिए वो योग्य थे। उनका व्यक्तित्व इतना विराट था। मैं अब कार्यक्रम को ख़त्म करने की दिशा में हैं। अब हम आमंत्रित करते हैं वैभव को कि वो आए और अपनी बात किसी कविता के माध्यम से रखना चाहते हैं। आज का दिन है नानाजी देशमुख और लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के जन्मदिवस का।
जिस मौके पे मुझे कुछ बोलने का मौका मिला है, और बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भैया को जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो कहना यह है कि जन्म सभी का होता है, मृत्यु भी सभी की होती है। आते हैं जाते हैं, शरीर के साथ नाम भी मिट जाता है, अस्तित्व मिट जाता है। उन्हीं में से कुछ आत्माएं ऐसी आती है जो अपने काम की वजह से अपना नाम बना लेते हैं और हमेशा अमर रहते हैं। उन्हीं में से हमारे दो नायक ये भी हैं। तो उन्हीं पे हम चर्चा करते हैं कि हम लोग परिवर्तन चिल्लाते रहते हैं, चाय पे बात करते हैं, हमको ये बदलाव चाहिए, ये होनी चाहिए, राजनीति में यहाँ वहाँ, समाज में यहाँ, और चाय ख़त्म, बात ख़त्म। फिर हम आगे बढ़ते भी नहीं हैं। फिर शायद अगले चाय पे अगली बातें होती होगी, लेकिन परिवर्तन यहीं आके रुक जाती है, इनकी चाय पर ही। तो जो भी आते हैं जाते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, हमें लगता है उन्हें अच्छे काम करने चाहिए ताकि उनका नाम हो जो समाज हित में हो, लोक हित में हो, राष्ट्र हित में हो। तो बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए हमें आवाज़ उठानी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कि भैया हमको परिवर्तन चाहिए तो हो गया। तो हमारे लोकनायक जी उन्हीं विचारों के माध्यम से हम उनकी बातों पे आ रहे हैं कि एक कविता है, आवाज़ उठाओ परिवर्तन लाओ, आओ साथी कदम बढ़ाओ, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाओ। आओ साथी कदम बढ़ाओ, अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाओ। जयप्रकाश की है ये पुकार, जन जन में परिवर्तन लाओ। जिन हाथों में बेड़ियां हैं पड़ी, उन हाथों को आज़ाद करो। दमन का हर दरवाज़ा तोड़ो, न्याय का अब आधार करो। ना हो कोई भूखा नंगा, हर आँखों में स्वाभिमान हो। ना हो कोई भूखा नंगा, हर आँखों में स्वाभिमान हो। जयप्रकाश के सपनों को साकार करो, बनाओ फिर से एक स्वर्णिम हिंदुस्तान। सच की राह पर चलने का दम, हर दिल में हो वो साहस काम। सच की राह पर चलने का दम, हर दिल में हो वो साहस का काम। संपूर्ण क्रांति का उद्घोष करो, आओ मिलकर रचे नया आरंभ। यही इतनी कविता है। धन्यवाद। अब हम पंकज जी को बुलाना चाहते हैं कि वो आएं और कविता के माध्यम से आप अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद रवि भैया। सर्वप्रथम लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और नानाजी देशमुख के जन्म दिवस पर उन्हें पुण्य स्मरण करता हूं। और आज देश के वास्तविक रतन टाटा जी की मृत्यु हुई, हमें पता चला। उनको भी मैं विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कार्यक्रम की श्रृंखला में सभी ने अपने अपने विचार रखे, और जैसे कि मैं थोड़ी देरी से आया तो मैं अमित भैया को नहीं सुन पाया। रवि भैया को मैंने सुना, छोटे भाइयों को सुना, इसके अतिरिक्त मैंने अजय को भी सुना। आप सभी के विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित होता हूं और हमेशा इस सुनने सुनाने की प्रक्रिया या परंपरा में खुद को यहाँ उपस्थित पाकर धन्य महसूस करता हूं। क्योंकि सुनने सुनाने या सीखने सिखाने की परंपरा में यदि हम इस भाव से चलते हैं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं उसके पीछे राष्ट्र का विकास हो, व्यक्तिगत विकास हो, तो ऐसे कार्यक्रमों में भागीदार बनना मेरे लिए एक सौभाग्य का विषय रहा है। अभी सभी लोगों ने अलग अलग विचार रखे, विचारों की पुनरावृत्ति ना हो इसलिए मैं अपने विचार दूसरे तरीके से रखना चाहूँगा। चूँकि मैं कविता के माध्यम से अपनी चीज़ें रखता हूँ, उससे पहले कुछ थोड़ी भूमिकाएं बना देना चाहता हूँ कि जब दो विचारधारा के लोग, दो धुरी के लोग एक साथ यदि आकर काम करने लगे और तात्कालीन समय की जो फासिस्ट विचारधारा या केंद्र की जो सरकारें थी, उस समय में ये ऐसे दो व्यक्ति हुए जिन्होंने लोगों की स्वतंत्रता के लिए या उनके अधिकारों के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए जो कार्य किया वे हमेशा विस्मरणीय रहेगा, अविस्मरणीय रहेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि
जब पटना में संपूर्ण क्रांति चल रही थी और सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी पर आंदोलन पर जब टूट पड़े थे, पुलिस प्रशासन जब टूट पड़ा था, तो सबसे पहले यदि कोई मैदान में उतरा था तो दूसरी विचारधारा के उतरने वाले हमारे नानाजी देशमुख ही थे। अब यहाँ एक आश्चर्य करने वाला विषय ये है कि एक समाजवादी और एक राष्ट्रवादी, इन दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य था। तो ये एक अलग ही प्रयास है कि जब व्यक्ति के विचार में या व्यक्ति के केंद्र में राष्ट्र का विकास हो, तो ऐसे समय में व्यक्तिगत विचारधाराओं को किनारे करके ऐसे महानायक समर में आ जाते हैं। उनके लिए उनका किया गया हर कार्य राष्ट्र के विकास के लिए ही होता है। तो जब संपूर्ण क्रांति हुई तो ऐसा माना जाता है कि तब इनके संपर्क में, जयप्रकाश नारायण जी के संपर्क में आ गए थे नानाजी देशमुख। और नानाजी देशमुख वे विचारक थे जो राष्ट्रवादी विचारक थे, जो मुख्य रूप से संघ से जुड़े हुए थे। संघ संचालकों के रूप में प्रमुख लोगों में से उनकी भूमिका मानी जाती है। तो कहते हैं कि एक बार जब आंदोलन हो रहा था संपूर्ण क्रांति को लेकर, और पटना में जब पुलिस प्रशासन ने लोकनायक नारायण जी पर डंडे बरसाए, तो सबसे पहले डंडा खाने वाला कोई व्यक्ति था तो वे थे नानाजी देशमुख। उस घटना के पश्चात यह लोगों ने अनुमान लगाया कि किस प्रकार से दो विचारधारा के लोगों ने एक दूसरे को समझा और राष्ट्र के विकास में अपनी क्या भूमिका निभाई। ऐसा कहते हैं कि उस आंदोलन में भाग लेने के लिए जब जयप्रकाश नारायण जी ने नानाजी देशमुख जी को याद किया, तो वे काला चश्मा लगाए, हाथ में डंडा लिए, पोस्टमैन की तरह दिखाई दे रहे थे। पोस्टमैन की ड्रेस में ही वे वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपने हाथों की हड्डी तक तुड़वा ली। जैसे कि रवि भैया बता रहे थे कि सरस्वती शिशु मंदिर के विकास में या स्थापना और ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना चित्रकूट में जो हुई, उनमें संस्थापक के रूप में नानाजी देशमुख का स्थान है। और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं वहाँ की संरचना को देखता हूँ कि वहाँ पर भी सरस्वती शिशु मंदिर, मैं भले ही नहीं पढ़ पाया, लेकिन वहाँ की जो संरचना है सरस्वती शिशु मंदिरों की, वो सचमुच राष्ट्र के विकास को लेकर चलने वाली संस्था है, जहाँ पर भारतीय संस्कृति को सिखाया जाता है। वहाँ पे ऐसे लोग तैयार किए जाते हैं जो राष्ट्र के विकास के साथ में चलते हैं। इसके अलावा एक घटना और मुझे याद आ रही है, मैंने कहीं पढ़ा था, वो समय था 7 मार्च 1975 का, कि जब दिल्ली में जनसंघ का बहुत बड़ा अधिवेशन था और लगभग वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग थे, और वह कार्यक्रम था संघ या जनसंघ का। जबकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी प्रखर समाजवादी नेता थे। वे संघ या जनसंघ के विचारधारा का विरोध करते थे और वे ये मानते थे कि संघ या जनसंघ एक प्रकार से फासिस्टवाद के आधार पर या फासिस्टवाद को आधार मानकर चलने वाली पार्टी है या संगठन है। बाद में जब 1948 में गांधी जी की मृत्यु हुई, नाथूराम गोडसे द्वारा गांधी जी को गोली मार दी गई, तब सबसे पहले ऑर्गेनाइज़र जो संघ का कार्यालय था, उसके बाहर हड़ताल या धरना प्रदर्शन का काम जयप्रकाश नारायण जी ने संघ के विरोध में भी किया था। वे संघ या जनसंघ के प्रारंभ से ही विरोधी थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात का खंडन भी किया, और वह समय था 7 मार्च 1975 को। तो जब 7 मार्च 1975 को दिल्ली के अधिवेशन में जयप्रकाश नारायण जी को जनसंघ के मंच पर देखा गया, तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि यह क्या देखने को मिल रहा है। किस प्रकार एक समाजवादी नेता या जो जनसंघ विरोधी नेता है, वह कैसे जनसंघ के मंच में है। लोगों के लिए यह एक प्रकार से रहस्य का विषय था। जब उस मंच पे उन्होंने जनसंघ के मंच में जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि मैं इस सत्र में देश को यह बताने के लिए आया हूँ कि जनसंघ ना तो फासिस्ट
पार्टी है और न ही प्रतिक्रियावादी। इस बात को मैं जनसंघ के मंच से ही घोषित करना चाहता हूँ। यदि जनसंघ फासिस्ट तो जयप्रकाश नारायण भी एक फासिस्ट है। असलियत में फासिस्टवाद के सूरज का अन्यत्र उदय हो रहा है। तो इस प्रकार के उनके कथन रहे। उससे पहले यह जानकारी मिलती है कि जनसंघ को फासिस्टवाद घोषित करने के पीछे जयप्रकाश नारायण जी की कोई मंशा नहीं थी। वे बापू के हत्यारों के विरोधी थे और बापू के हत्यारे जो विरोधी थे, ऐसा कहा जाता है कि नाथूराम गोडसे का संबंध संघ से था। बाद में इस बात का खंडन किया गया कि नाथूराम गोडसे ने संघ या जनसंघ का 1933 में ही त्याग कर दिया था और उसके बाद वह संघ का विरोधी भी हो गया था। जब जयप्रकाश नारायण जी ने लालकृष्ण आडवाणी जी और अटल जी के साथ में इस विषय पे जानकारी प्राप्त की, गहन अध्ययन किया, तब उन्होंने इस बात के लिए माफ़ी भी मांगी और कहा कि गांधी के हत्यारों का संबंध संघ या जनसंघ से नहीं है, जनसंघ से नहीं है, फासिस्टवाद विचारधारा अलग है। इस तरह उन्होंने अनेक बातों का खंडन किया। इस तरह हम कह सकते हैं कि दो अलग विचारधाराओं के होने के बावजूद भी नानाजी देशमुख और जयप्रकाश नारायण जी के मध्य या उनके विचारों में एक सामंजस्यता थी। दोनों का विचार या दोनों के उद्देश्य एक ही थे, समाज का विकास या राष्ट्र का विकास, लोगों को उनके अधिकारों को दिलाना और तात्कालीन केंद्रीय सत्ता का विरोध करना। विरोध ऐसा जो हिंसात्मक ना होके अहिंसात्मक था। दोनों ही नायक चाहते थे कि लोगों को उनके अधिकारों तक पहुंचाया जाए, उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। तो हम ये कह सकते हैं नानाजी देशमुख आज विभिन्न स्तरों पर प्रासंगिक है। उनकी राष्ट्रभक्ति, उनकी राष्ट्र सेवा और उनके द्वारा स्थापित सरस्वती शिशु मंदिर। मैं मूलतः मध्य प्रदेश से हूँ, तो मैं ये देख पा रहा हूँ कि मैंने बचपन से ही देखा है कि सरस्वती शिशु मंदिर में किस प्रकार की संरचना है, वहाँ के संस्कार, वहाँ की शिक्षा, वहाँ अध्ययन अध्यापन का तरीका। इस तरह हम कह सकते हैं कि दोनों ही नायकों ने राष्ट्र के विकास के लिए अमूल्य योगदान दिया है। आज मुझे मंच पे कविता के माध्यम से अपनी बात कहने को बुलाया गया है, तो मैं भी राष्ट्र के विकास से संबंधित या राष्ट्रभक्ति की कविता आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। और हम जैसे कि हम जान रहे हैं कि हम विभिन्न नायकों के साथ आज़ादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस विषय पे मेरी एक कविता है और कविता का विषय इस प्रकार है कि किस प्रकार हमारे लोक नायकों ने या देश के शहीदों ने राष्ट्र के विकास के लिए कितना बलिदान किया है, और उस बलिदान को याद करते हुए मैं आज एक गीत आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह पहला मंच है। इस गीत को लिखने के पश्चात मैंने इसे कहीं प्रस्तुत नहीं किया है, तो आप सभी का प्यार मिलेगा ऐसी अपेक्षा है। तुम्हें मुबारक आज़ादी, ये अमृत पर्व मना लेना। तुम्हें मुबारक आज़ादी, ये अमृत पर्व मना लेना। तुम्हें मुबारक आज़ादी, ये अमृत पर्व मना लेना। क्या चाहते हैं हमारे लोक नायक या देश में जवान जो सीमा सरहद पर खड़ा है और देश के अंदर जो किसान खड़े हैं, जो देश का पालन पोषण कर रहे हैं, और एक शहीद की क्या अभिलाषा होती है, इस गीत के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। तुम्हें मुबारक आज़ादी, ये अमृत पर्व मना लेना। हर्षित हो आकाश क्षितिज तक सुनकर अपना जनगण मन। हर्षित हो आकाश क्षितिज तक सुनकर अपना जनगण मन। सुन लो सागर लहरों से तुम करना माँ का अभिनंदन। सुन लो सागर लहरों
भैरव से तुम करना माँ का अभिनंदन। सुनो विहंगो कलरव करना जन जब जयकारे गाएं। सुनो विहंगो कलरव करना जन जब जयकारे गाएं। भरना जमकर वेग हवा जब गगन तिरंगा लहराए। पुष्पो तुमसे यही निवेदन सारी धरा सुवासित हो। पुष्पो तुमसे यही निवेदन सारी धरा सुवासित हो। किरणों को फैलाना दिन कर सकल देश आलोकित हो। किरणों को फैलाना दिन कर सकल देश आलोकित हो। बस इतनी सी है अभिलाषा, बस इतनी सी है अभिलाषा, सारा देश सजा लेना। तुम्हें मुबारक आज़ादी ये अमृत पर्व मना लेना। तुम्हें मुबारक आज़ादी यह अमृत पर्व मना लेना। क्या इच्छा होती है लोकनायकों की, जो पूर्व में देश के विकास के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया, एक शहीद की क्या अभिलाषा होती है, वो क्या चाहता है देशवासियों से, इस पर बंद सुनिएगा। हृदय में हो देश सभी की, देशभक्ति की धड़कन हो। हृदय में हो देश सभी के, देशभक्ति की धड़कन हो। गीतों में हो राग देश का, भारत माँ का पूजन हो। गीतों में हो राग देश का, भारत माँ का पूजन हो। द्वार सजे बंधनवारों से, घर घर सबके दीप जले। द्वार सजे बंधनवारों से, घर घर सबके दीप जले। कांधों से कांधों को जोड़े, मिलकर सब जन साथ चले। कांधों को जोड़े, कांधों से मिलकर सब जन साथ चले। ये आज़ादी संघर्षों की नहीं मिली है ये ठगी में। ये आज़ादी संघर्षों की नहीं मिली है ये ठगी में। जैसा अपना देश है भारत, ऐसा देश कहाँ जग में। जैसा अपना देश है भारत, ऐसा देश कहाँ जग में। मना महोत्सव आज़ादी का, मना महोत्सव आज़ादी का, यह कर्तव्य निभा लेना। तुम्हें मुबारक आज़ादी यह अमृत पर्व मना लेना। तुम्हें मुबारक आज़ादी यह अमृत पर्व मना लेना। और जैसा कि हम सुनते आए हैं कि जब सरहद पर एक सैनिक भारत माँ की रक्षा करता है, देशवासियों की रक्षा करता है, तो किस किस प्रकार की परिस्थितियों से वह गुजरता है। कभी तो ऐसी भी घटनाएं सुनने मिलती है कि केवल धड़ घर आते हैं और सरहद पर ही नष्ट हो चुका होता है। उस पर मेरी संवेदना है, बंद देखिएगा। कितनी लाशें पड़ी धरा पर, सच है ये जो कथा सुनी। कितनी लाशें पड़ी धरा पर, सच है ये जो कथा सुनी। हमने देश सुरक्षा खातिर बढ़कर अपनी मौत चुनी। हमने देश सुरक्षा खातिर बढ़कर अपनी मौत चुनी। कितनी माताओं ने अपना बेटा है कुर्बान किया। कितनी माताओं ने अपना बेटा है कुर्बान किया। केवल धड़ आए हैं घर तक, सिर सरहद पर दान किया। केवल धड़ आए हैं घर तक, सिर सरहद पर दान किया। अपना देश फलक हो बस इसीलिए घर से निकले। अपना देश फलक पर हो बस इसीलिए घर से निकले। गली गली इन चौराहों पर खड़े हमारे ही पुतले। गली गली इन चौराहों पर खड़े हमारे ही पुतले। चीख चीख कर कहते तुमसे, चीख चीख कर कहते तुमसे, सारा देश बचा लेना। तुम्हें मुबारक आज़ादी ये अमृत पर्व मना लेना। तुम्हें मुबारक आज़ादी ये अमृत पर्व मना लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो
अब हम कार्यक्रम की अंतिम और हैं समाप्त करना चाह रहे हैं। हम सभी इन विभूतियों से कुछ सीख कर जाएं, उनके कुछ विचारों को आत्मसात करते हुए चलें, ताकि हम एक सुंदर भारत बनाने में हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ऐसी प्रेरणा ग्रहण करते हुए यहाँ से जाएं। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए नीरज भाई को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय मंच को नमन। आज हम दो महान विभूति जो हैं हमारे देश की, दो भारत रत्न, और उनका जन्म दिवस पर आज इस विचार गोष्ठी में सब शामिल हुए। सब ने दोनों के जीवन चरित्र और उनके सामाजिक दर्शन और वैचारिक पृष्ठभूमि और सामाजिक जो उनके कार्य रहे उन पर चर्चा की, और बारीकी से उन पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता लगी। कई लोगों को ऐसी नई चीज़ें पता लगी होंगी जो उनको साधारणतः नहीं चीज़ें ज्ञात होंगी पहले से। तो बहुत ज़्यादा देखिए, इस समय ऐसी परिस्थिति थी कि बारिश आ रही है, कार्यक्रम की कड़ी हम नहीं चाहते कि ये टूटे। ये एक परंपरा जो है जो चली आ रही है वो चलती रहे, और ये तभी संभव होगा जब हम सबके मन एक जैसा होगा कि करना है तो एनी हाउ। तो विषम परिस्थितियों के बाद आज आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, और हमारे दोनों महापुरुषों के जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब यहाँ एकत्र हुए, यहाँ पर अपने अपने विचारों को रखा। पहले तो आप सब लोग अपने लिए जोरदार ताली बजा दें। आप सभी बधाई के पात्र हैं, और बहुत अच्छी विचार गोष्ठी ये संध्या रही। मैं चाहूँगा आप सब लोग इसी तरह इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहें, और नए नए जो भी हमारे वक्ता हैं, जो भी हमारे कवि हैं, जो भी हमारे प्रस्तुत करने वाले प्रस्तुतकर्ता हैं, उन सबको ये मंच मिले और सभी अपना विकास करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस संध्या का यहीं हम समापन करते हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। Wow.